अस्सलामुअलैकुम। दिलेर मुजरम एपिसोड नंबर 2। इसने जवाब दिया कि पुलिस मुर्गियाँ ताकने के लिए नहीं। और फिर वो दूसरी चौकी का कांस्टेबल है। इस पर बात बढ़ गई और झगड़ा होने लगा। थाने का दरोगा इसे अलग ले जाकर इससे पूछताछ करने लगा और फरीदी ने बुलंद आवाज़ में कहना शुरू किया, हाँ तो डॉक्टर, मैं तुमसे ये कह रहा था कि यह खंजर दरअसल तुम्हारे सीने में होना चाहिए था। सबका देवी धोखे में कत्ल हो गई और जब कातिल को अपनी गलती का इल्म होगा तो वह फिर तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा। अब फिर इसी कमरे में चलकर मैं इसकी तशरीह करूँगा। इस इंकशाफ पर सब के सब बौखला गए। शौकत घबराहट में जल्दी जल्दी पलकें झपका रहा था। दरोगा जी की आंखें हैरत से फटी हुई थीं और सर्जेंट हमीद ने मज़हका खेज़ अंदाज में घूर रहा था। सब लोग फिर लाश वाले कमरे में वापस आए। इंस्पेक्टर फरीदी खिड़की के कांच पर उतर गया और इस लाइन के सारे कमरों की खिड़कियों का जायज़ा लेता हुआ लौटा है। अब मामला बिल्कुल साफ़ हो गया है। सबका देवी डॉक्टर ही के धोखे में कत्ल हुई है। अब कातिल सबका देवी को कत्ल करना चाहता था। अगर कातिल सबका देवी को कत्ल करना चाहता तो इसे ये क्या मालूम होता कि सबका देवी शौकत के कमरे में सोई हुई थी। अगर वो तलाश करता हुआ इस कमरे तक पहुंचता तो दूसरी खिड़कियों पर भी इस किस्म के निशानात हो सकते थे जैसे कि इस खिड़की पर मिले हैं। और फिर सबका देवी के कत्ल की सिर्फ़ एक ही वजह हो सकती थी और वो इसकी जायदाद। अगर इनका तुर्का इनके किसी अजीज़ को पहुंचता तो वो इन्हें अब से 10 बरस कबल ही कत्ल करवा देते या कर देता, जब उन्होंने अपनी जायदाद धर्मशाला के नाम वक्फ करने का सिर्फ इरादा ही किया था। अब जबकि 10 साल गुजर चुके हैं और जायदाद के मुतालिक पूरी कानूनी वसीयत महफूज है, इसके कत्ल की कोई मकबूल वजह समझ में नहीं आ सकती थी। अगर कातिल चोरी की नीयत से इत्तफ़ाक़न इस कमरे में दाखिल हुआ जिसमें वो सो रही थी तो क्या वजह है कि कोई चीज़ चोरी नहीं की गई। मुमकिन है कि इस कमरे में इसके दाखिल होते ही मकतूला जाग उठी और वो पकड़े जाने के खौफ से इसे कत्ल करके कुछ चुराए बगैर भाग गया हो। दरोगा जी ने अपनी दानस में बड़ा तीर मारा। माई डियर, फरीद जोश में बोला, लेकिन मैं साबित कर सकता हूँ कि कातिल हमले के बाद काफ़ी देर इस कमरे में ठहरा है। सब इंस्पेक्टर के चेहरे पर तमज़कीर अमेज़ मुस्कुराहट फैल गई और सर्जेंट हमीद ने इसे दांत पीस कर घूरने लगा। इंस्पेक्टर फरीद ने नहायत सुकून के साथ कहना शुरू किया, जिस वक्त शौकत ने मकतूला को देखा वो सर से पैर तक कंबल ओढ़े हुई थी। ज़ाहिर है कि इससे पहले कोई कमरे में दाखिल भी ना हो सकता था क्योंकि दरवाज़ा अंदर से बंद था। लिहाजा लाश पर पहले शौकत ही की नज़र पड़ी, इसलिए किसी और के मुंह ढाँकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब ज़रा लाश के करीब आइए। दरोगा जी, मैं आपसे कह रहा हूँ, ये देखिए मकतूला का निचला होंठ इसके दांतों में दब कर रह गया है। इससे ज़ाहिर होता है कि कातिल ने एक हाथ से मकतूला का मुंह दबाया था और दूसरे हाथ से वार किया था, फिर फ़ौरन ही मुंह दबाते हुए इसके पैरों पर बैठ गया ताकि वो हरकत ना कर सके। और इसी हालत में इस वक्त तक रहा जब तक मकतूला ने दम ना तोड़ दिया। होंठ का दांतों में ज़ाहिर होना वो तकलीफ़ की शिद्दत में सिर्फ इतना ही कर सकी कि इसने दांतों में होंठ लिया, लेकिन कातिल के हाथ के दबाव की वजह से होंठ फिर अपनी असर हालत पर ना आ सका और इसी हालत में लाश ठंडी हो गई। कातिल को अपने मकसद की कामयाबी पर इतना यकीन था कि इसने कंबल उलटकर अपने शिकार का चेहरा देखने की भी जहमत गवारा न की। मुमकिन है इसने बाद में मुंह खोलकर देखा भी हो, मगर इन्हें अगर ऐसा करता तो फिर दोबारा ढांक देने की कोई ऐसी ख़ास वजह समझ में नहीं आती। क्या ये मुमकिन नहीं कि यह खुदकुशी का केस है? सब इंस्पेक्टर ने फिर अपनी काबिलियत का इजहार किया। जनाबे वाला, सर्जेंट हमीद बोला, इतनी उम्र आई लेकिन कंबल ओढ़कर आराम से खंजर घोंप लेने वाला एक भी ना मिला। मैं इसकी कदर कर सकता। सब इंस्पेक्टर ने छेम कर सर झुका लिया। इंस्पेक्टर फरीदी इन सब बातों को सुनी अनसुनी करके डॉक्टर शौकत को मुखातिब करके बोला, डॉक्टर, तुम्हारी जान खतरे में है। हर मुमकिन एहतियाती तदाबीर करो। यह प्लाट तुम्हारे ही कत्ल के लिए बनाया गया है। सोच कर बताओ, क्या तुम्हारा कोई ऐसा दुश्मन है जो तुम्हारी जान ले लेने में दरेग ना करेगा? मेरी दानस में तो ऐसा आदमी नहीं। आज तक मेरे ताल्लुकात में किसी से ख़राब नहीं रहे, लेकिन ठहरिए, आपको याद होगा कि मैं नेपाली खंजर के तज़किरे पर बेख्तियार चूक पड़ा था। तकरीबन 15 यौम का तज़किरा है कि एक रात में एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म का ऑपरेशन करने जा रहा था।
कि एक अच्छी हैसियत का नेपाली मेरे पास आया और मुझसे दरख्वास्त की कि मैं इसी वक्त एक मरीज़ को देख लूं जिसकी हालत ख़तरनाक थी। मैंने मजबूरी ज़ाहिर की। वो रोने और गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन मैं मजबूर था क्योंकि पहले ही से एक ख़तरनाक केस मेरे पास था। ख़तरा था कि इस रात का इसका ऑपरेशन ना किया गया तो मरीज़ की मौत वाक़या हो जाएगी। आखिर जब वो नेपाली महसूस हो गया तो मुझे बुरा भला कहते हुए वापस चला गया। दूसरे दिन सुबह जब मैं हॉस्पिटल जा रहा था तो चर्च रोड के चौराहे पर पेट्रोल लेने के लिए रुका तो वहाँ मुझे वही नेपाली नज़र आया। मुझे देखकर इसने नफ़रत से बुरा मुँह बना लिया और अपनी ज़ुबान में कुछ बड़बड़ाता हुआ फिर मेरी तरफ मुक्का तान कर कहने लगा, शाला हमारा आदमी मर गया, अब हम तुम्हारी खबर ले लेगा। मैंने हंसकर मोटर स्टार्ट की। हूँ अच्छा, फरीदी बोला, इसकी शक्ल और सूरत के बारे में कुछ बता सकते हो? ये ज़रा मुश्किल काम है क्योंकि मुझे तो सारे नेपाली एक ही जैसे शक्ल के नज़र आते हैं। डॉक्टर शौकत ने जवाब दिया, खैर अपनी हिफाजत का ख़ास ख्याल रखो। अच्छा दरोगा जी, मेरा काम ख़त्म। डॉक्टर शौकत, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि इस केस को मैं अपने हाथ में लूँगा, लेकिन मुझे अफसोस है कि बाज़ वीज़ा की बिना पर ऐसा ना कर सकूँगा। मेरा ख्याल है कि दरोगा जी बहसन और खूबी इस काम को अंजाम देंगे। अच्छा, अब इजाज़त चाहूँगा। हाँ डॉक्टर, ज़रा कार तक चलो मेरे साथ, तुम्हारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ हिदायत देना चाहता हूँ। अच्छा दरोगा जी, अदाब अर्ज़। कार के करीब पहुंचकर फरीदी ने जीप से एक छोटा सा पिस्टल निकाला और डॉक्टर शौकत को थमा दिया। ये लो, हिफाजत के लिए मैं तुम्हें देना चाहता हूँ और कल तक इसका लाइसेंस भी तुम तक पहुँच जाएगा। जी नहीं शुक्रिया, इसकी ज़रूरत नहीं। डॉक्टर शौकत ने मुँह फैलाकर जवाब दिया, अहमक का आदमी बिगड़ गए क्या सचमुच तुम ये समझते हो कि मैं इस वाक़े की तशवीश ना करूँगा? हाँ, इन कदमों के सामने मैंने यही मुनासिब समझा कि निजी तफसील से इनकार कर दूँ। ये कम वक्त सिर्फ बड़े ऑफिसर तक शिकायत पहुँचाने में काबिल होते हैं। डॉक्टर शौकत के चेहरे पर रौनक आ गई और इसने रिवाल्वर लेकर जेब में रख दिया। देखो, जब भी कोई ज़रूरत पेश आए मुझे बुलवा लेना। बहुत मुमकिन है कि मैं 10 बजे रात फिर आऊँ। होशियारी से रहना। अच्छा, खुदा हाफिज़। डॉक्टर ने कार स्टार्ट की। सूरज आहिस्ता आहिस्ता ग़ुरूब होता जा रहा था। क्यों भाई, कहो कैसा केस है? फरीदी ने सिगार सुलगाकर सर्जंट हमीद की तरफ झुकते हुए कहा, मेरे ख्याल में तो ऐसा दिलचस्प केस बहुत दिनों बाद हाथ आया है। अब तो दिन रात केस ही के ख्वाब देखा करते हैं। कुछ हसीन दुनिया की तरफ नज़र दुराइए। हमीद बेजारी से बोला, तो इसका ये मतलब है कि तुम इसमें दिलचस्पी ना लोगे? मैं तो आज ही तफ्तीश शुरू कर रहा हूँ, बस मुझे तो माफ़ी रखिए। मैंने तजिया औकात के लिए 1 माह की छुट्टी नहीं ली। बेकारी में तुम्हारा दिल ना घबराएगा। बेकारी कैसी? हमीद जल्दी से बोला, क्या आपको मालूम नहीं कि मैंने अभी हाल ही में एक अदद इश्क किया है? एक अदद? फरीदी ने हंसकर कहा, अगर इस तफ्तीश के सिलसिले में कई अदद और हो जाएं तो क्या मज़ाइका है? शायद आपका इशारा डॉक्टर शौकत की नौजवान खात्मा की तरफ है। हमीद मुंह बनाकर बोला, माफ़ कीजिए, मेरा मेयार इतना गिरा हुआ नहीं है। बड़े गधे हो तुम, मुझे इसका ख्याल भी ना था। फरीदी ने सिगार मुंह से निकाल कर कहा, खैर हटाओ, कोई और बात करें। हाँ भाई, सुना है कि 2-3 दिन हुए रेलवे ग्राउंड पर सर्कस आया है। बहुत तारीफ सुनी है। चलो आज सर्कस देखें। सिर्फ 4:30 बजे हैं। खेल 7:30 बजे शुरू होगा। इतनी देर में हम लोग खाना भी खा लेंगे। अरे ये क्या बदपरहेज़ी करने जा रहे हैं? ला हौला वला कुव्वता। आप और लगुजात, यकीन नहीं आता कि आपने सुराग रसानी से तौबा कर ली। हमीद ने अजीब सा मुँह बनाकर कहा, तुमने ये कैसे समझ लिया कि वहाँ मैं बेमतलब जा रहा हूँ? तुम देखोगे कि सुराग रसानी कैसे की जाती है। फरीद ने जवाब दिया, माफ़ कीजिएगा, इस वक्त तो आप किसी 6 पैसे वाले जासूसी नावल के मशहूर जासूस की तरह बोल रहे हैं। हमीद बोला, तुमने तो सर्कस का इश्तिहार देखा होगा। भला बताओ किस खेल की खसूसियात के साथ तारीफ थी? एक नेपाली का मौत के खंजर का खेल। हमीद ने जवाब दिया। फिर उछल कर कहने लगा, क्या मतलब? फरीदी ने इसके सवाल को टालते हुए कहा, अच्छा इस खेल में क्या हुआ है? तुम तो एक बार शाहिद देख भी आए हो। हाँ, एक लड़की लकड़ी के तख्ते से लगकर खड़ी हो गई थी और एक नेपाली इस तरह खंजर फेंकता है
कि वो इसके चारों तरफ लकड़ी के तख्ते पर चपते जाते हैं। आखिर में जब वो इन खंजरों के दरमियान से निकलती है तो लड़की के तख्ते पर चबे हुए खंजरों में इसका खाका सा बनकर रह जाता है। भाई वाकई कमाल है। अगर खंजर एक सूत भी आगे बढ़कर पड़े तो लड़की का किला कमा हो जाए। अच्छा, इन खंजरों की लंबाई क्या होगी? फरीदी ने सगार का कश लेकर कहा। मेरे ख्याल में वो खंजर वैसे ही थे जैसा कि आपने मकतूला के सीने से निकाला था। बहुत खूब, फरीदी इत्मीनान से बोला। अच्छा, तो ये बताओ कि खंजर का कितना हिस्सा लकड़ी के तख्ते में घुस जाता होगा? मेरे ख्याल में चौथाई। मामूली ताकत वाले के बस का रोग नहीं। फरीदी ने हमीद की पीठ थोंकते हुए जोश में बोला। अच्छा मेरे दोस्त, आज सर्कस ज़रूर देखा जाएगा। आखिर आपका क्या मतलब है? हमीद बेचैनी से बोला। अभी फ़िलहाल तो कोई ख़ास मतलब नहीं बाकुल। तुम्हारे अभी तो मेरी स्कीम किसी 6 पैसे वाले नावल के सराग सा की स्कीम की तरह मालूम हो रही है। आगे अल्लाह मालिक है। आखिर कुछ बताइए तो। क्या यह मुमकिन नहीं कि सबका देवी के कातिल में इसी नेपाली का हाथ हो? यूँ तो इसके कातिल में मेरा भी हाथ हो सकता है। हमीद हंसकर बोला। तुम नहीं समझते, एक लहीम शीम औरत की लाश को फरकने से रोक देना किसी मामूल ताकत वाले आदमी का काम नहीं। एक ज़िबा किए हुए मुर्गे को संभालना भी दुश्वार हो जाता है। फिर जिस शख्स ने डॉक्टर शौकत को धमकी दी वो भी नेपाली ही था। ऐसी सूरत में क्यों ना हम इस शोबे से फ़ायदा उठाएं। मैं ये वसूख के साथ नहीं कहता कि कत्ल में सर्कस वाले नेपाली का हाथ है। फिर भी देख लेने में क्या मुज़ायका है? अगर कोई सुराग ना मिला तो तफरी ही हो जाएगी। खैर, मैं सर्कस देखने से इनकार नहीं कर सकता क्योंकि इसमें तकरीबन 2 दर्जन लड़कियां काम करती हैं। लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि वहाँ खेल के दौरान आप मबहसा करके मेरा मज़ा किरकिरा करें। तुम चलो तो सही, मुझे ये भी मालूम है। फरीदी ने बजा हुआ सिगार सलगा कर कहा। शहर पहुंचकर इनकी हैरत की कोई इंतहा न रही जब उन्होंने न्यूज़ में निशाते नगर के कत्ल का हाल पढ़ा। इस पर इंस्पेक्टर फरीदी के दलाइल का एक एक लफ्ज़ तहरीर था और ये भी लिखा हुआ था कि इंस्पेक्टर फरीदी ने निजी तौर पर मौका वारदात का मुआयना किया था, लेकिन उन्होंने निजी तफ्तीश करने से इनकार कर दिया। इसमें यह भी लिखा था कि इंस्पेक्टर फरीदी 6 माह की रुख्सत पर हैं, इसलिए ख्याल होता है कि शायद सरकारी तौर पर यह काम इनके सबूत ना किया जा सके। मेरे ख्याल से जिस शख्स को हम लोग डॉक्टर का पड़ोसी समझ रहे हैं वो न्यूज़ का नामानिगार है। फरीदी ने कहा। अब तक तो हालात हमारे ही मुवाफिक हैं। इस खबर का आज ही शाया हो जाना बड़ा अच्छा है। अगर वाकई सर्कस वाला नेपाली ही कातिल है तो हम बआसानी इस खबर का रद्द अमल देख सकेंगे। हमीद कुछ सोचते हुए यूं ही बेख्याली में बोला। क्या कोई नई बात सूझी? फरीदी ने कहा। मैं कहता हूँ, आखिर दर्द सिरी मोल लेने से क्या फ़ायदा? क्यों ना हम लोग अपनी छुट्टियाँ हंसी खुशी गुजारें। अच्छा बकवास बंद, फरीदी झुलाकर बोला। अगर तुम मेरा साथ नहीं देना चाहते तो ना दो, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगा। आप तो खफा हो गए। मेरा मतलब ये था कि अगर आप भी इस छुट्टी में एक आध इश्क कर लेते तो अच्छा था। हमीद ने मुँह बनाकर कहा। कुछ इस अंदाज में कहा कि फरीदी मुस्कराए बगैर ना रह सका। अच्छा, तो खाना इस वक्त मेरे ही साथ खाना, फरीदी ने इसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। बसरो चशम, हमीद ने संजीदगी से कहा। भला मैं अपने ऑफिसर का हुक्म किस तरह टाल सकता हूँ? वह सर्कस शुरू होने से 15 मिनट कबल ही रेलवे ग्राउंड पहुँच गए और बक्स के 2 टिकट लेकर रंग के सबसे करीब वाले सोफे पर जा बैठे। वो 4 खेलों के बाद असल खेल शुरू हुआ। एक नाट्य कद का मजबूत नेपाली एक खूबसूरत लड़की के साथ रंग में दाखिल हुआ। गज़ब की लौंडिया है, हमीद ने धीरे से कहा। हैशत, फरीदी नेपाली को बखूब देख रहा था। ख़वातीनो हज़रात, रंग लेडी की आवाज़ गूंजी। अब दुनिया का खौफनाक तरीन खेल शुरू होने वाला है। यह लड़की इस लकड़ी के तख्त से लग कर खड़ी हो जाएगी और यह नेपाली अपने खंजर से लड़की के गिर्द इसका खाका बनाएगा। नेपाली की ज़रा सी गलती या लड़की के खफीफ की हरकत इसे मौत की गोश में पहुंचा सकती है। लेकिन देखिए, ये लड़की मौत का मुकाबला किस हिम्मत से करती है और इस नेपाली का हाथ कितना सीधा हुआ है। मुलाहिज़ा फरमाएं। कट।
एक सनसनाता हुआ खंजर लड़की के सर के बालों को छूता हुआ लकड़ी के तख्ते में 3 इंच ढंस गया। लड़की सर से पांव तक लरस गई। रंग मास्टर ने नेपाली की तरफ हैरत से देखा और इसके होंठ मस्तरबाना अंदाज में हिलने लगे। देखने वालों पर सन्नाटा छा गया।